हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों आज मैं टोटल 50 प्रश्न बताऊंगा साइंस में बायो का, जो आपके एग्जाम में डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में है, मानव के मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का वजन पूछा है कितना ग्राम का होता है। तो 1.4 kg बराबर कितना ग्राम होता है, 1400 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1400 ग्राम हो जाएगा। 1400 ये ग्राम में आंसर दिया हुआ है, 1400 ग्राम। ठीक है। अच्छा, लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग का वजन कितना था। तो आइंस्टीन का दिमाग का वजन था 1230 ग्राम। कितना था, तब ना आइंस्टीन इतना तेज था। लेकिन जो लोग जंगल में रहता था उसका कितना था, 1650 ग्राम। तब उन लोग का दिमाग उतना ही कमज़ोर था। आइंस्टाइन तेज था क्योंकि उसका दिमाग का वजन कम था। और अभी हम लोग का कितना है, 1400 ग्राम है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन हार्मोन नहीं है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहाँ से निकलती है, अग्नाशय से निकलती है। इसी के कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन भी एक हार्मोन है। ठीक। एड्रेनलिन भी एक हार्मोन है और इसे हम लोग आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, तो यह भी एक हार्मोन है। थायरोक्सिन भी एक हार्मोन है जो गले से निकलती है, इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ये भी बात आपको पता है। और हीमोग्लोबिन लेकिन दोस्तों हार्मोन नहीं है, हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है। तो यही प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। यह क्या है, एक रंजक है जिसके कारण हमारा खून जो होता है लाल रंग का दिखाई देता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले प्रश्न आपके सामने में है, वर्णांधता किससे संबंधित है। दोस्तों वर्णांधता जो होता है दोस्तों, यह अनुवांशिकता है, रक्तचाप है, श्वसन तंत्र है या पाचन तंत्र है। हम लोग जानते हैं कि वर्णांधता जो बीमारी है यह अनुवांशिक बीमारी होता है। अर्थात यह बीमारी ऐसा बीमारी है, अगर किसी के माता पिता में यह बीमारी है तो पुत्र में यह, उनके संतानों में यह बीमारी देखने को मिलता है। तो वर्णांधता जो किससे संबंधित है, यह अनुवांशिकता रोग है, अनुवांशिक रोग है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो वर्णांधता का जो रोगी होता है वो मुख्य रूप से लाल और हरा रंग पहचानने में असमर्थ रहता है। कौन सा रंग, लाल और हरा रंग इसको बढ़िया से दिखाई नहीं पड़ता है वर्णांधता के रोगी को। और यह जो, अच्छा, वर्णांधता को ही दोस्तों हम अगला नाम देते हैं डाल्टोनिज्म रोग। कौन सा रोग, डाल्टोनिज्म रोग पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं। तो डाल्टोनिज्म रोग भी हम लोग वर्णांधता को ही कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं एवं श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में लाल रक्त और श्वेत रक्त कणिकाओं का जो अनुपात होता है 600:1 होता है। यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो वो कितना होता है, 600:1 होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल बताओ। तो 120 दिन होता है। कितना दिन होता है, 120 दिन होता है। अच्छा, श्वेत रक्त कण का जीवन, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। दोस्तों जो गर्भाशय है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं। तो प्रेगनेंसी हार्मोन हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है। प्रोलैक्टिन को हम लोग दुग्ध स्रावक हार्मोन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दुग्ध स्रावक, यानी दूध स्रावक हार्मोन पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, प्रोलैक्टिन को कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन पूछेगा किसको कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या था, बिल्कुल राइट था, प्रोजेस्टेरोन। यह जो है दोस्तों मादा जनन तंत्र का एक भाग होता है, मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, यह बात आपको याद रखना है। जबकि टेस्टोस्टेरोन पूछेगा कि किसका भाग होता है, तो यह नर जनन तंत्र का भाग होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वाइन फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है। स्वाइन फ्लू जो विषाणु होता है वह कौन होता है, किसको हम लोग कहते हैं स्वाइन फ्लू। दोस्तों स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 को कहते हैं। किसको कहते हैं, H1N1 विषाणु को हम लोग स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर बर्ड फ्लू पूछे कि बर्ड फ्लू किसको कहते हैं, तो बर्ड फ्लू जो होता है, बर्ड फ्लू हम लोग किसको कहते हैं, तो H5N1 को हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और यह बीमारी जो होता है दोस्तों
पोल्ट्री फार्म में यानी मुर्गा फार्म में काम करने वाले, मुर्गा मुर्गी फार्म में काम करने वाले लोगों में यह बीमारी पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, ब्लैक लंग्स रोग बताओ कि ब्लैक लंग्स रोग कहाँ काम करने वाले लोगों में होता है। तो ब्लैक लंग्स रोग जो होता है कोयला खदान में काम करने वाले लोगों में होता है, कोयला के खदान में काम करने वाले लोगों में होता है। लेकिन श्वेत फुफ्फुस रोग बताओ कि कहाँ काम करने वाले लोगों में यह होता है। तो श्वेत फुफ्फुस रोग जो होता है सीमेंट उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को होता है। कौन सा रोग? मजदूरों को कौन सा रोग हो जाता है? श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पाचन की क्रिया में सहायक रस जिसमें एंजाइम नहीं होता है। पाचन की क्रिया में ऐसा कौन सा सहायक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होता है? तो वो कौन सा है? पित्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम सब जानते हैं दोस्तों, पूछेगा पित्त कहाँ से निकलता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। पित्त निकलता है यकृत से। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है हमारा पित्त। और यह जो पित्त होता है दोस्तों, यह क्षारीय हरा रंग का होता है, क्षारीय होता है। और रंग पूछे तो कैसा होता है? हरा रंग का होता है। जब आप लोग मुर्गा मुर्गी काटते हैं तो वहाँ देखते हैं हरा रंग का कुछ निकलता है, वही आपका क्या है? पित्त है, जो कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पूर्ण स्मृति लोप को निम्न में से किस शब्द द्वारा चुना जाता है? पूर्ण स्मृति लोप दोस्तों, इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? याददाश्त में कमी। याददाश्त में स्मृति मतलब होता है याददाश्त। याददाश्त आपका लुप्त हो जाता है, कमी हो जाता है। इसको हम लोग साइंस की भाषा में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको हम लोग एमनीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनीशिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। और यह जो घटना होता है दोस्तों, याददाश्त की कमी, या तो चोट लगने के कारण हो सकता है या बढ़ते उम्र के कारण बुढ़ापा आ जाए, तो तब यह सब समस्या हमको देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एमनीशिया कहते हैं, यानी याददाश्त की कमी, स्मृति की कमी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से कौन विटामिन जो है संबंधित नहीं है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, बी कॉम्प्लेक्स समूह में आठ मुख्य रूप से विटामिन को शामिल किया गया है जो जल में घुलनशील है। अब हम लोग जानते हैं कि वो 8 कौन कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। B1 जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। आप लोग लिख लेना। B1 हम लोग क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। B2 जिसको हम लोग राइबोप्रोटीन कहते हैं। B3 जिसको हम लोग नियासिन कहते हैं। B3 हो गया। और B5 जिसको हम लोग पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। B5 क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। B6 इसको हम लोग पायराडॉक्सिन कहते हैं। B6 को क्या कहते हैं? पायराडॉक्सिन कहते हैं। B7 इसको हम लोग बायोटीन कहते हैं। और B9 इसको हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं। B9 को हम लोग क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहते हैं। B12 इसको हम लोग कोबाल्ट कहते हैं। ठीक है। यही 8 विटामिन है जिसको दोस्तों हम लोग बी कॉम्प्लेक्स समूह में रखे हैं। तो यहाँ आप लोग ऑप्शन मिलाइए। थायमिन को तो रखबे किए हैं, थायमिन को रखे ना 1 के नंबर में। ये है फॉलिक अम्ल भी है, फॉलिक अम्ल भी है। अभी तो बताए, राइबोप्लोबिन को भी बताए, लेकिन रेटिनॉल कहीं पर नहीं बताए, क्योंकि रेटिनॉल जो होता है दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने जितना बताया आप लोग कॉपी कलम में लिख लेना कि बी कॉम्प्लेक्स समूह में 8 जो विटामिन है वो कौन कौन सा है जो जल में घुलता है। तो यही 8 है, और सबका मैंने रासायनिक नाम भी बता दिया हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? अच्छा, ग्रुप ए वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको कौन सा ग्रुप का ब्लड उसको देना चाहिए? तो बी ग्रुप बिल्कुल गलत, ए बी ग्रुप बिल्कुल गलत, बी ओ ग्रुप नहीं, ए तथा ओ ग्रुप, क्योंकि ओ को तो सर्वदाता कहते हैं, ए वाला है तो ए का तो लेगा ही, और बाद बाकी ओ तो सबको दे सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। हमारे शरीर में अल्कोहल पहुंचकर कौन सा प्रभाव दिखाता है? ये संवेदनशीलता को बढ़ाता है या संवेदनशीलता को कम कर देता है, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, या शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह संवेदनशीलता को कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में कितना पानी है? तो द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में जो पानी है वो है 70%, 65 से 70% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, सर्वव्यापी रक्तदाता
ग्रुप कौन सा होता है, मतलब जो सबको अपना रक्त दे सकता है। कई बार मैंने आपको पीछे बता करके आया हूँ। तो ओ ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, कान के किस हिस्से का कार्य ध्वनि तरंगों के आघात से बचाता है। तो कान का कौन सा हिस्सा, तो वो कंठ नली। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है, यानी बच्चे का जो लिंग निर्धारित होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। यानी गुणसूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, पिता के गुणसूत्र से। अच्छा, अब ये क्रोमोसोम जो होता है, पूछेगा कि मनुष्य में कितना पाया जाता है। तो मनुष्य में पाया जाता है 46, यानी कि 23 जोड़ा। 46 कितना हो गया, 23 जोड़ा हो गया। 46 पीस पाया जाता है, जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा गुणसूत्र मनुष्य में पाया जाता है। यही अगर कुत्ता में पूछे कि कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो कुत्ता में मित्रों, कुत्ता में 78 होता है। कितना गुणसूत्र होता है, 78 होता है। और बिल्ली में पूछे कि गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो बिल्ली में आपका हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कबूतर में पूछेगा कितना होता है, तो कबूतर में आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80 हो जाएगा। और हाथी में पूछे गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा, तो हाथी में आपका 56 हो जाएगा। और प्याज में पूछे कितना होगा, प्याज में, तो प्याज में आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मटर में पूछे, मटर में, तो मटर में गुणसूत्र की संख्या 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 है। तो मैं जोड़ा में नहीं बताया, मैंने पीस में बताया हूँ, तो ये बात आपको याद रखना है। अगर 14 है तो 7 जोड़ा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, पॉलिश किया हुआ चावल अधिकतर खाते रहने से किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो विटामिन बी की कमी हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, रोगी का जो होता है मुंह का कोना वोना कट फट जाता है ज़्यादा पॉलिश किया हुआ चावल खाने से। यह बीमारी सर्वाधिक जापान में होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसको हम लोग बेड़ी बेड़ी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेड़ी क्यों होता है, पॉलिश किया हुआ चावल के सेवन करने से यह होता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के किस हिस्से में न्यूरॉन सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन्स जो होता है दोस्तों, हमारे शरीर में सर्वाधिक मस्तिष्क में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मस्तिष्क में पाया जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन पूछेगा किसका मात्रक है न्यूरॉन, तो दोस्तों न्यूरॉन जो है वह तंत्रिका तंत्र का मात्रक है। किसका मात्रक है, तंत्रिका तंत्र का मात्रक है। और हम सब जानते हैं तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछे कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र है, यह बात आपको याद रखना है। चलिए, अगर सबसे लंबी कोशिका से पूछे किस कौन सा सबसे लंबी कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, लगभग 2 kg का होता है, यह बात आपको याद रखना है। अच्छा, मनुष्य के शरीर का सबसे लंबी कोशिका अगर पूछे तो शुक्राणु होता है। पुरुष में पूछ लेगा तो शुक्राणु होता है। अगर महिला के शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछे मादा में, तो अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु होता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न, एंट अमीबा जिंजेवेलिस कहाँ रहता है। तो दोस्तों यह जो होता है पायरिया में पाया जाता है एंट अमीबा जिंजेवेलिस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाता है। और पायरिया का जो लक्षण होता है क्या होता है, दांतों से ब्लड आना, मसूड़ों से खून आना, ये सब लक्षण किसका होता है, पायरिया का ही होता है। अच्छा, एक होता है पायरिया और एक होता है फाइलेरिया। क्या होता है, फाइलेरिया, दोनों में अंतर है। फाइलेरिया जो होता है दोस्तों, इसमें पैर फूल जाता है, पैर फूल जाता है, बहुत पैर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। आपने देखा होगा कई आदमी का क्या होता है, पैर फूल जाता है। इसलिए फाइलेरिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाथी पाँव रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, हाथी पाँव कहते हैं। जबकि पायरिया के कमी से क्या होता है, हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है। और इसका स्रोत क्या होता है, खट्टा पदार्थ। अगर आप खट्टा पदार्थ जितना ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपका पायरिया क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। संतरा उंतरा आप खूब खाइए, और ऐसा अगर आपको है तो पायरिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका WBC और श्वेत रक्त कणिका का अनुपात कितना होता है। ये होता है 600:1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, कौन सा रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता समूह कहा जाता है। मतलब सबको खून दे सकता है, कौन सा रक्त, हम लोग जानते हैं सर्वदाता ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वदाता समूह कहते हैं। अच्छा, रक्त समूह का खोज पूछेगा किसने किया था। तो रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था, कार्ल
लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक समान मनुष्य में कितना खून होता है? तो एक समान मनुष्य में मित्रों जो खून होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। अगर भार के अनुसार पूछे कि भार के अनुसार बताओ कि एक समान मनुष्य में कितना खून होता है, तो भार के अनुसार होता है 7 से 10 लीटर। कितना होता है? 7 से 10%। कितना होता है? 7 से 10% होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 7 से 8% होता है। कितना होता है? 10 नहीं, 7 से 8% खून होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है 220 नंबर का प्रश्न। फीमर एक हड्डी है जो होती है, हम सब जानते हैं फीमर जो होता है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है मित्रों। और यह जो हड्डी हमारा होता है वो कहाँ होता है? पैरों में। पैर में कहाँ? जांग की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तेजित भावनाओं का कारण है। तो उत्तेजित जो भावना होता है वह किस ग्रंथि के कारण होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी को हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका जो आकार होता है मटर के दाने जैसा होता है। किसके जैसा होता है? मटर के दाने जैसा होता है। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है यह मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क में भी किसका भाग है? यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बंद कमरे में जहाँ कोयला जल रहा हो वहाँ किसी को भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कोयला तारकोल से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। तारकोल से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तारकोल से कमरे का तापमान बढ़ता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत ही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कोयला जो जलता है इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, हम लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीला गैस है, इसलिए इसको हम लोग दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घोटू गैस हम लोग किसको कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। यही उत्पादित होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल होता है? तो पाचन तंत्र में यानी कि पचाने में कौन सा अम्ल सहायता करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम लोग जानते भी हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो हमारे पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का संवहन करना। क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन करना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन का अगर कलर पूछे कि वास्तविक कलर कैसा होता है, तो बैगनी होता है। कैसा होता है? इसका वास्तविक कलर जो होता है मित्रों बैगनी होता है। बैगनी होता है हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन का वास्तविक कलर कैसा होता है? बैगनी होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, हीमोग्लोबिन में धातु अंश है। हीमोग्लोबिन में पूछ रहा है कौन सा धातु का अंश पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन हम लोग जानते हैं खून में पाया जाता है। और हमारे खून में दोस्तों आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन आयरन बोले तो लोहा। लोहा को हम लोग क्या कहते हैं? Fe। इसका परमाणु संख्या कितना है? 26। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाती है? तो राइबोफ्लेविन हम लोग किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। विटामिन B12 को कोबाल्ट कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन में होगा ही नहीं। तो अगला देखते हैं, विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन C को अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये भी नहीं होगा। राइबोफ्लेविन इसी को कहते हैं, विटामिन B को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के। ठीक है। अगर पूछ लेगा कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा आयन का ज़रूरत होता है, तो आयन में आपको बताना है कि आयन में कैल्शियम आयन जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है। अच्छा, कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है रक्त का थक्का जमाने के लिए? पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन जिम्मेवार है, तो फाइब्रिनोजन। क्या बताना है? कौन सा प्रोटीन जिम्मेवार है? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जिम्मेवार है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि किसमें लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। गेहूं में लोहा कहाँ से आ जाएगा? तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और दाल में भी नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं।
अगला ऑप्शन 228। अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं सेब और संतरा। किसमें सर्वाधिक मात्रा में लोहा यानी आयरन पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है सेब में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।